हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कर्नाटक वॉर्स को। साथ ही साथ में हमने एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन बंगाल, अवध, मैसूर और इन सभी के बारे में हमने डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें से हमने बंगाल वाले पार्ट को अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उस लेक्चर को देखें ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए यूनिट 2 हमने स्टार्ट की थी जिसमें हमने बंगाल वाले पार्ट को डिस्कस किया था। वैसे ही हमें कुछ और स्टेट्स बचे हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करके इस लेक्चर को खत्म करेंगे, जिसमें से पहले हम डिस्कस करेंगे मैसूर को, फिर मराठा, अवध और पंजाब। इन सभी चारों स्टेट्स को हमें डिस्कस करना है, जिसमें से हम शुरुआत करते हैं मैसूर से। और मैसूर से रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो बैटल ऑफ तालीकोटा हुई है वो कब और किन दो ग्रुप्स के बीच में हुई है। तो आपको जवाब देना है कि तालीकोटा का बैटल कब और किन दो ग्रुप्स के बीच में हुआ है। आपको आंसर पता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो इस लेक्चर को देखें, आपको आंसर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मैसूर से। और मैसूर में आपको जैसे ही अगर मैं मैसूर बोलता हूं तो आपको 4 स्टेट्स याद आने चाहिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। इन्हीं चारों स्टेट से मिलकर बना था मैसूर। ठीक है, अगर हम बात करें मैसूर के बैकग्राउंड की, मतलब कैसे आखिर मैसूर का उदय हुआ, तो देखिए जब तालीकोटा का बैटल हुआ 1565 में तो उसमें 2 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे, जिसमें से एक तो था विजयनगर एम्पायर और दूसरा था डेक्कन अलायंस। इस दक्कन अलायंस में या फिर हम कहें डेक्कन अलायंस में जो ग्रुप्स थे वो थे अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर। इन चारों स्टेट्स को मिलकर हम कहते हैं डेक्कन ग्रुप। तो डेक्कन ग्रुप और विजयनगर के बीच में जब लड़ाई हुई तो उससे ये विजयनगर जो था वो डिफरेंट स्टेट्स में टूट गया, छोटे छोटे स्टेट्स में ये बिखर गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैसूर की नींव रखी यदुराय वोडियार ने। यदुराय वोडियार ने वोडियार डायनेस्टी की नींव रखी थी। तो आपको सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है, तालीकोटा का बैटल 1565 में हुआ, विजयनगर एम्पायर और डेक्कन ग्रुप। डेक्कन ग्रुप में कौन कौन से स्टेट, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर। जब विजयनगर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उससे विजयनगर छोटे छोटे एम्पायर्स में बटा, जिसमें से मैसूर भी एक स्टेट था और उसकी नींव रखने वाले थे यदुराय वोडियार। वोडियार ने वोडियार डायनेस्टी की नींव रखी थी। मैसूर वाले पार्ट में आपको जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो याद रखनी है, जैसे कि अगर हम बात करें मैसूर के एस्टेब्लिशमेंट की तो यदुराय वोडियार ने रखी थी। साथ ही साथ में आपको लास्ट राजा का भी नाम याद रखना है, जो कि है कृष्णराज सेकंड। कृष्णराज सेकंड जो थे वो नाम मात्र के शासक थे ओनली। जो एक्चुअल में जो पावर थी वो उनके 2 मिनिस्टर्स के पास में थी उनकी, जैसे कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर नंदराज और एक था सेनापति दैट इज धनराज। ठीक है, तो नंदराज और धनराज जो थे ये दोनों की मिली भगत से ही ये इनकी सरकार चल रही थी। तो नंदराज ने क्या किया, एक बार फौजदार नियुक्त किया डिंडीगुल का हैदर अली को, और हैदर अली ही आगे जाकर क्या बन जाते हैं, मैसूर के रूलर। ठीक है, तो मैसूर के जो रूलर बने हैदर अली, इनकी कुछ पॉलिसीज थी जिन्हें हम बस एक बार पढ़ लेते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक स्टोरी को बनाए रखने के लिए आपको उन्हें सुनना जरूरी है। तो हैदर अली ने क्या किया कि आर्मी में कई रिफॉर्म्स किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और रिलीजियस रिफॉर्म किए। देखिए जब भी कोई राजा बनता है तो वो पहले यही कोशिश करता है कि देश की इकोनॉमी और वहां का रिलीजन दोनों ही बड़े अच्छे ढंग से काम करे, और साथ ही साथ में जो उनकी आर्म फोर्सेस हैं, जो भी उनकी आर्मी है, वो अच्छे से वर्क करे ताकि देश की सुरक्षा हो सके। तो हैदर अली ने भी वही किया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अंग्रेज हैं उन्हें गुस्सा आ रहा है कि यार ये लोग तो बस अपना कानून चलाए जा रहे हैं, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनसे लड़ाई करना शुरू की, जिसकी वजह से 4 बैटल शुरू होती हैं, दैट इज आंग्ल मैसूर युद्ध, इंडो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इंडो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 4 हुई हैं, जिनमें से पहली जो हुई है वो हुई है 1764 में, दूसरी हुई है 1780 में, तीसरी हुई है 1719 में और लास्ट हुई है 1799 में। तो इन सभी के बारे में आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको इतनी याद रखना है कि जो पहली इंडो मैसूर बैटल हुई है उसमें कौन कौन सी ट्रीटीज साइन हुई है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें हुई थी मद्रास की संधि, दूसरे वाले में हुई थी मैंगलोर की संधि, और तीसरे वाले में हुई थी रंगपट्टनम की ट्रीटी, और लास्ट वाले में क्या होता है, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और पूरे ही मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो याद रखिएगा, फिर से मैं डिस्कस करता हूं कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि साइन हुई है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में
मैंगलोर की संधि साइन हुई है, तीसरे वाले में श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी साइन हुई है और चौथे वाले में टीपू सुल्तान की मौत के बाद में पूरे ही मैसूर पर अंग्रेजों का राज हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। टीपू सुल्तान जो है उनके बारे में भी कई फैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जिसमें से जो टीपू सुल्तान है उनके कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि उन्होंने कैलेंडर शुरू किया था, उन्होंने कॉइन्स शुरू किए थे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए थे और जमींदारी जो प्रथा थी उसे खत्म किया था। तो 4 चीजें, कैलेंडर, कॉइन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और जमींदारी, आपको मोटे तौर पर याद रखना है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट थिंग कि जो श्रीरंगपट्टनम में फ्रीडम ट्री, याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम में आजादी का पेड़ किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने ही लगाया था। साथ ही साथ में इन्होंने जेकोबिन क्लब जो कि फ्रांस का था उसे ज्वाइन कर लिया था। अब अंग्रेजों का गुस्से का कारण ये भी बना क्योंकि अंग्रेज जो थे वो फ्रांसीसी से जलते थे और इसी वजह से जो मैसूर है और अंग्रेज है इनके बीच में लड़ाई होना शुरू होता है। ठीक है गाइस, ये हमने डिस्कस किया मैसूर को। मैसूर में आपको क्या क्या याद रखना है फिर से मैं बताता हूं आपको फास्ट रिवीजन में कि मैसूर का उदय 1565 में तालीकोटा का बैटल के थ्रू हुआ, जिसमें से विजयनगर और डेक्कन ग्रुप जो थे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से तालीकोटा का बैटल हुआ। डेक्कन ग्रुप में कौन कौन से शहर थे? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर। ठीक है, विजयनगर छोटे छोटे पार्ट में टूटा, जिसमें से मैसूर एक पार्ट था। यदुराय वोडियार ने वोडियार डायनेस्टी की नींव रखी थी, जिसमें से लास्ट राजा कौन था? कृष्णराज II। ठीक है, जो कि नाम मात्र का शासक था, एक्चुअल में तो पावर किसी और के ही हाथ में थी। हैदर अली वहां के राजा बनते हैं और हैदर अली ने 3 तरह के रिफॉर्म किए थे, जिसमें से रिलीजियस रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और आर्मी के रिफॉर्म्स शामिल थे। इसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों ने 4 कॉन्फ्लिक्ट किए मैसूर के साथ में, जिन्हें हम इंडो मैसूर या फिर आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसमें से पहले वाले में मद्रास की संधि, दूसरे वाले में मैंगलोर की संधि, तीसरे वाले में श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी और चौथे वाले में पूरा ही मैसूर वो लूट लेते हैं, मतलब उस पर कब्जा कर लेते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था टीपू सुल्तान को, और टीपू सुल्तान में हमने पता करा था कि उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, जिसमें से कैलेंडर, कॉइन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और जमींदारी को खत्म करना वाली चीजें शामिल थी। साथ ही साथ में हमने जाना था कि श्रीरंगपट्टनम में उन्होंने फ्रीडम ट्री को लगाया था, उन्होंने जेकोबिन क्लब को ज्वाइन किया था जो कि फ्रांस का था, और इसी वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए और इसी वजह से मैसूर जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आया। तो अब हम डिस्कस करेंगे मराठा को, और मराठा से रिलेटेड भी मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है कि मुगल डायनेस्टी को होलो ट्री या फिर हम कहें खोखला वृक्ष कहने वाले कौन से पेशवा थे? तो आपको बताना है कि जो कौन से पेशवा हैं जिन्होंने मुगल डायनेस्टी को खोखला वृक्ष या फिर होलो ट्री कहा है। अब हम डिस्कस करते हैं मराठा एम्पायर को, देखते हैं कि यहाँ पर आखिर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कैसे शुरू किया। तो देखिए, मराठा को डायरेक्टली हम डिस्कस करें वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इसका समझते हैं। देखिए, मराठा जो है अपनी पावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखते थे, जिसमें से पहले जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे छत्रपति और एक हुआ करते थे पेशवा। देखिए, जो पहले छत्रपति रहे हैं वो रहे हैं शिवाजी, इसलिए हम उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 मिनिस्टर का एक ग्रुप बनाया था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, और इन्हीं अष्टप्रधान में से एक हुआ करता था पेशवा, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। तो शिवाजी के बाद में आते हैं फिर नेक्स्ट छत्रपति जो कि थे संभाजी, फिर शिवाजी सेकेंड आते हैं, उसके बाद में साहू आते हैं और लास्ट आते हैं राजाराम II। और जो पेशवा हैं उनमें जो पहले पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ, दूसरे बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधव राज, फिर नारायण राव, माधव राव और बाजीराव II। ठीक है, तो इस तरह से पेशवा का क्रम चला है। आपको इतनी चीजें याद नहीं रखना है, बस आपको एक स्टोरी की तरह बता रहा हूं कि देखिए, छत्रपति शिवाजी थे, उन्होंने 8 मिनिस्टर का ग्रुप बनाया था जो कि अष्टप्रधान कहलाया, और अष्टप्रधान में से ही एक निकल के आता था पेशवा, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें वो ये है कि अष्टप्रधान जो ग्रुप है वो किसने बनाया था? शिवाजी महाराज ने, और उसमें से ही एक पेशवा निकल के आता था। जो पहले पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। देखिए, मराठा में कुछ प्रोमिनेंट पेशवा हुए हैं जिनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो हम उन्हें अच्छे से आंसर कर सकें। तो देखिए, पहले जो प्रोमिनेंट पेशवा रहे हैं वो रहे हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो है उन्हें सेकेंड फाउंडर कहा जाता है मराठा एम्पायर का। फिर जो अगले पेशवा रहे हैं वो हैं बाजीराव फर्स्ट।
बाजीराव फर्स्ट जो है वो गोरिल्ला वारफेयर के लिए जाने जाते थे। ये छुप छुप कर अटैक करने में माहिर थे। साथ ही साथ में इन्होंने एक बार बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की मदद की थी और उनकी पुत्री मस्तानी से इन्होंने शादी की थी। जी हाँ, ये वही बाजीराव हैं जिनके ऊपर पिक्चर बनी है। ठीक है, फिर इन्होंने ही जो मुगल डायनेस्टी है उसे खोखला वृक्ष या फिर होलो ट्री कहा था। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल गया कि मुगल डायनेस्टी को खोखला वृक्ष किसने कहा था? बाजीराव फर्स्ट ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले जो पहले पेशवा थे वो थे बाजीराव, और उस समय जो मुगल डायनेस्टी के जो राजा थे वो थे मोहम्मद शाह। ठीक है, फिर जो अगले पेशवा हैं वो हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को हम नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने पूना को अपने कैपिटल बनाया था। आपको इतना ही याद रखना है कि बालाजी बाजीराव मतलब नाना साहेब ने पूना को अपनी कैपिटल बनाया था। साथ ही साथ में सांगला की ट्रीटी जो कि राजाराम और बालाजी बाजीराव के बीच में साइन हुई है, इसके थ्रू क्या हुआ था कि जो पेशवा है उसे पूरी पावर दे दी गई थी। एक बार क्या हुआ कि तैमूर शाह को लाहौर से निष्कासित कर दिया गया और इसकी वजह से तीसरा पानीपत का बैटल हुआ जो कि हुआ 1761 में। 14 जून 1761 को पानीपत का तीसरा बैटल इसलिए लड़ा गया क्योंकि तैमूर शाह को लाहौर से निकाल दिया गया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान का सरदार था वो आया और मराठा से उसने लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में जो मराठा के सेनापति थे वो थे विश्वास राव, और जो सदाशिव राव भाऊ थे वो एक्चुअल में इनसे लड़ रहे थे। तो आपको ये समझ में आया कि तैमूर शाह को लाहौर से निकालने की वजह से पानीपत का तीसरा बैटल हुआ जो कि हुआ था 14 जून 1761 को अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान से आया था और मराठा के बीच में। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मराठा की हार हो गई। ठीक है, अब बारी आती है बाजीराव सेकंड की, क्योंकि यही वो इंसान है जो ब्रिटिशर्स के साथ में एक ट्रीटी साइन करता है और जिसकी वजह से 3 आंग्ल मराठा वॉर होते हैं। इन तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में ना तो इनके ईयर याद रखने हैं, ना ही ये याद रखना है कि ये किन किन के बीच में हुए हैं। बस आपको ट्रीटी याद रखनी है कि फर्स्ट आंग्ल मराठा वॉर में कौन सी ट्रीटी साइन हुई, सेकंड में कौन सी हुई और तीसरे में कौन सी हुई। तो जो पहला आंग्ल मराठा वॉर था उसमें सालबाई की ट्रीटी साइन हुई। दूसरे वाले में भोसले के साथ में देवगना की ट्रीटी, सिंधिया के साथ में सूरजोर्जन की ट्रीटी और होलकर के साथ में रायजपुर की ट्रीटी साइन हुई। तो आपको याद रखना है कि जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध है उसमें ही भोसले के साथ में देवगना की ट्रीटी, सिंधिया के साथ में सूरजोर्जन की ट्रीटी और होलकर के साथ में राजपुर की ट्रीटी साइन हुई है। और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में पूरा मराठा एम्पायर ही खत्म हो जाता है और इसी वजह से जो आज हम देखते हैं भोसले, सिंधिया, होलकर, यही मराठा एम्पायर मतलब मराठा राजा जो हैं वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जो होलकर हैं वो इंदौर से बिलोंग करते थे, गायकवाड़ बड़ौदा से बिलोंग करते थे, पेशवा पुणे से, सिंधिया ग्वालियर से, छत्रपति सतारा से और जो भोसले हैं वो नागपुर से बिलोंग करते थे। आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन बनते हैं कि जो होलकर से हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं, तो इंदौर से, गायकवाड़ बड़ौदा से, पेशवा पुणे, सिंधिया ग्वालियर, छत्रपति सतारा और भोसले नागपुर से बिलोंग करते थे। ये इनकी कैपिटल हुआ करती थी उस समय जब मराठा एम्पायर अपने पिक पर था। मराठा एम्पायर में आपको क्या क्या याद रखना है आप फिर से सुन लीजिए। मराठा एम्पायर में आपको सबसे पहले जो आपको चीज याद रखनी है वो ये है कि 2 हिस्सों में पावर बटी हुई थी, छत्रपति और पेशवा। पहले छत्रपति शिवाजी रहे जिन्होंने अष्टप्रधान का ग्रुप बनाया, पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ रहे। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। जो प्रोमिनेंट पेशवा रहे हैं वो थे बालाजी विश्वनाथ जिन्हें सेकंड फाउंडर कहा जाता है मराठा का। बाजीराव फर्स्ट रहे हैं जिन्होंने बुंदेलखंड के शासक छत्रपति छत्रसाल की मदद की थी और उनकी पुत्री जो थी मस्तानी उनसे शादी की थी। खोखला वृक्ष किसने कहा था? बाजीराव ने। फिर हमने पढ़ा था बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव नाना साहेब को कहा जाता है। एक्चुअल नाम भी पूछ सकते हैं कि बालाजी बाजीराव का दूसरा नाम क्या था, तो नाना साहेब था। पूना को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था। सांगला की ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें पावर ट्रांसफर कर दी गई थी पेशवा को सारी की सारी। तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें तैमूर शाह को लाहौर से निकालने की वजह से ये युद्ध हुआ था जो कि हुआ था 1761 को अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान से आया था और मराठा के बीच में। फिर पढ़ा था हमने बाजीराव 2 को जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में ट्रीटी साइन करी थी और 3 आंग्ल मराठा वॉर हुए थे जिनमें से सबसे पहले वाले वॉर में सालवाई की ट्रीटी, दूसरे वाले में भोसले, सिंधिया और होलकर के साथ में देवगना की ट्रीटी, सूरजोर्जन की ट्रीटी और राजपुर की ट्रीटी साइन हुई थी। और जो तीसरा था उसमें तो पूरा मराठा एम्पायर ही खत्म हो गया था। बस आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है ताकि आप एक स्टोरी की तरह इसे समझ सकें कि मराठा आखिर खत्म कैसे हुए और कैसे ब्रिटिशर्स का पूरे मराठा एम्पायर पर अपना
चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पंजाब को, और पंजाब से रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे गुरु रहे हैं जो मुगल एम्परर बाबर और हुमायूं के कंटेम्पररी रहे हैं, जो उनके समकालीन रहे हैं बाबर और हुमायूं के। तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए देखिए, पंजाब को डिस्कस करने से पहले आपको सिख रिलीजन को समझना जरूरी है, इसलिए आपको उनके 10 गुरुओं के बारे में पता होना जरूरी है। तो जो पहले गुरु थे वो थे गुरु नानक देव, जिनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को 1469 में नानक साहब पाकिस्तान में हुआ था। इतनी डिटेल में याद नहीं रखना है, बस आपको एक स्टोरी की तरह इसे याद रखना है। 25 सितंबर 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में इनकी डेथ हुई, और जहां पे इन्होंने अपना आश्रम खोला उसे गुरुद्वारा कहा जाता था, जो कि था दरबार साहिब। दरबार साहिब गुरुद्वारा करतारपुर पाकिस्तान में है। आपने करतारपुर कॉरिडोर का नाम सुना होगा, वो भारत को इसी गुरुद्वारे से जोड़ने का काम करता है। जो फ्री में फूड दिया जाता था, जो फ्री में भोजन बांटने का काम चलता था, उसे गुरु का लंगर कहा जाता था। टोटल मिला के 10 गुरु हुए हैं। उनमें से पहले गुरु थे गुरु नानक देव, और गुरु नानक देव जो है वो बाबर और हुमायूं के कंटेम्पररी भी रहे हैं। ये बाबर और हुमायूं के क्या रहे हैं, समकालीन रहे हैं। फिर जो दूसरे गुरु हैं वो है गुरु अंगद। गुरु अंगद को हम लेहना के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने गुरुमुखी लिपि शुरू की थी और लंगर को इन्होंने परमानेंट कर दिया था। तो सबसे पहली बात, गुरु अंगद के बारे में आपको याद रखनी है कि इन्हें लेहना के नाम से जाना जाता है। गुरुमुखी लिपि का इन्होंने डेवलपमेंट किया था, या फिर हम कहें गुरुमुखी लिपि को इन्होंने शुरू किया था। लंगर को इन्होंने परमानेंट कर दिया था, जो कि आज तक चली आ रही है। लंगर आपको हर समय गुरुद्वारे में मिलेगी ही मिलेगी। फिर आते हैं अगले गुरु, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने विवाह की नई पद्धति, विवाह का एक सिस्टम जारी किया था, जिसके अंतर्गत लवन नाम की प्रक्रिया आती है। तो लवन जो है वो विवाह की एक पद्धति है जो गुरु अमरदास ने शुरू की थी। साथ ही साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है कि गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। 22 गद्दियों की स्थापना किसने की थी, गुरु अमरदास ने। गुरु अमरदास के बाद में जो अगले गुरु आए वो थे गुरु रामदास। गुरु रामदास ने ही अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसकी स्थापना की थी। ये अमरदास के क्या थे, दामाद थे। तो आपको याद रखना है, गुरु रामदास ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। और स्वर्ण मंदिर जो है उसकी जमीन किसने दान में दी थी, तो देखिए जो 500 बीघा जमीन दान में दी थी वो थे अकबर। अकबर ने ही 500 बीघा जमीन दी थी अमृतसर के मंदिर के लिए। आते हैं अगले गुरु, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर के बीच में हरमंद साहिब की स्थापना की थी, और साथ ही साथ में जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। तो अर्जुन देव की मृत्यु का कारण कौन बना, जहांगीर। और हरमंद साहिब की स्थापना अमृतसर के बीच में गुरु अर्जुन देव ने की थी। फिर आते हैं छठे गुरु, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने ही अकाल तख्त की स्थापना की और नगाड़ा बजाने की इन्होंने शुरुआत की थी। तो याद रखना है, गुरु हरगोविंद अकाल तख्त इन्होंने स्थापित किया था। फिर आते हैं 7वें गुरु, गुरु हर राय। गुरु हर राय के बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि ये सिखों के 7वें गुरु थे। फिर आते हैं 8वें गुरु, गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन के बारे में भी कोई फैक्ट हमें याद नहीं रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये 8वें गुरु थे। फिर आते हैं 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि औरंगजेब ने शीशगंज में इन्हें मरवा दिया था। तो शीशगंज में औरंगजेब ने किसे मरवाया था, गुरु तेग बहादुर को। ये सिखों के 9वें गुरु थे। अब बारी है 10वें गुरु, गुरु गोविंद की। गुरु गोविंद जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड कई फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आते हैं। जैसे कि इन्हें सच्चा पातशाह कहा जाता था। इन्होंने 5 करार, 5 के सिखों को रखने के लिए कहा था, जिसमें केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, 5 करार उन्होंने सिखों को रखने के लिए कहा था। साथ ही साथ में खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। आनंदपुर साहिब की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। गुरुवाणी देना भी इन्होंने ही शुरू किया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं गुरु गोविंद से रिलेटेड जिन्हें आपको याद रखना है। सच्चा पातशाह कहा जाता है, 5 करार इन्होंने दिए हैं, जिसमें केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ठीक है, ये चीजें उन्होंने बोला था सिखों को रखने के लिए। खालसा पंथ की स्थापना, आनंदपुर साहिब की स्थापना और गुरुवाणी। साथ ही साथ में जो सरनेम होता है, जो आपने सुना होगा सिंह, सिंह जो है वो शब्द भी किसने दिया था, गुरु गोविंद ने। तो याद रखना है, सिंह शब्द की शुरुआत करने वाले कौन थे, गुरु गोविंद। अब जब 10 गुरु हो चुके हैं तो उसके बाद में सिख धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर जो है, इनका ओरिजिनल नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जो है
इन्हें बंदा बहादुर किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने। अब गुरु गोविंद सिंह ने इन्होंने बंदा बहादुर क्यों कहा? क्योंकि इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी थी, तो इसीलिए इन्हें बंदा बहादुर कहा जाता है। इन्होंने अपनी कैपिटल लेहगढ़ में बनाई थी। इन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से कई कॉइन्स भी चलाए थे। देखिए, इनकी डेथ का कारण बनता है फर्रुखशियार। फर्रुखशियार ने क्या किया? बंदा बहादुर को मरवा दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ? सिखों में आ गया बंटवारा। सिखों में बंटवारा आने की वजह से सिख कई मिसल्स में बट गया। मिसल्स क्या होती हैं? तो देखिए, मिसल्स को अगर सिख वर्ड में इसे मिसल्स कहा जाता है, हिंदी में इसे दल कहा जाता है, ग्रुप्स कहा जाता है। तो 12 दलों में या 12 मिसल्स में सिख धर्म बढ़ चुका था। इनमें से कुछ इंपोर्टेंट मिसल्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आलूवालिया, निशान वाला, फुलकिया, सामगढ़िया और शुक्रचकिया। इसमें से जो शुक्रचकिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी स्थापना करने वाले जो थे वो थे चरत सिंह। चरत सिंह के जो पुत्र थे वो थे राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो काफी न्यूज में भी रहे हैं ये, और राजा रणजीत सिंह ऐसे भी बड़े इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ऐसे भी पढ़ना ही पड़ता है। देखिए, रणजीत सिंह ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स के साथ में एक ट्रीटी साइन की थी, जिसे हम कहते हैं अमृतसर की ट्रीटी। अमृतसर की ट्रीटी के साथ में क्या हुआ कि सतलुज नदी जो है उसे इन्होंने अपना बॉर्डर बना लिया कि इसके पार का आपका एम्पायर है और इससे पहले का हमारा एम्पायर है। तो सतलुज नदी को बॉर्डर किस ट्रीटी के थ्रू बनाया गया? अमृतसर की ट्रीटी के साथ में बनाया गया। ये ट्रीटी रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में की गई थी। रणजीत सिंह के बाद में उनके पुत्र दिलीप सिंह जो है वो नेक्स्ट महाराजा बनते हैं, और इनके महाराजा बनते से ही एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो होता है चिलियावाला का बैटल। चिलियावाला बैटल 1849 में डलहौजी और दिलीप सिंह के बीच में हुआ, और इसकी वजह से पूरा सिख एम्पायर किसके अंडर में चला गया? अब डलहौजी के हाथ में, मतलब ब्रिटिशर्स के हाथ में। और डलहौजी क्या करता है? 3 लोगों की काउंसिल बनाता है पंजाब पर शासन के लिए। तो आपको याद रखना है, चिलियावाला का बैटल 1849 में लॉर्ड डलहौजी और दिलीप सिंह के बीच में हुआ है। दिलीप सिंह कौन है? रणजीत सिंह के पुत्र हैं। अब इस बैटल के एंड में आखिर हुआ क्या? तो देखिए, जो दिलीप सिंह है उन्हें 50,000 पाउंड की एनुअल पेंशन का वादा कर कर उन्हें कहां पहुंचा दिया गया? फ्रांस में पहुंचा दिया गया, और फ्रांस में उनकी डेथ हो जाती है, जहां से उन्हें इंग्लैंड में लाया जाता है और इंग्लैंड में उनका फ्यूनरल होता है। तो कोहिनूर जो है, कोहिनूर इसी वजह से कहां चला गया? ब्रिटिशर्स के पास में वापस चला गया। तो कोहिनूर को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने वाले भी कौन थे? दिलीप सिंह ही थे। 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए हैं ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में, तो आपको उन्हें बस उनकी ट्रीटी याद रखनी है कि आखिर उनमें कौन कौन सी ट्रीटी हुई है और उनके अंडर कौन कौन सी छोटी छोटी बैटल्स चली हैं। तो देखिए, जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ उसमें लाहौर की ट्रीटी साइन हुई और भैरोवल की ट्रीटी साइन हुई। तो 2 ट्रीटी साइन हुई है पहले वाले आंग्ल सिख बैटल में, लाहौर ट्रीटी और भैरोवल की ट्रीटी। जो पहला आंग्ल सिख युद्ध है, इसी के दौरान एक और युद्ध हुआ था, वो था सबाराव बैटल। तो आपको याद रखना है कि जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ है उसमें सबाराव बैटल भी हुई है, साथ ही साथ में लाहौर ट्रीटी और भैरोवल ट्रीटी भी साइन हुई है। जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ उसी के दौरान चिलियावाला बैटल, गुजरात बैटल, जिसे हम तोपों की लड़ाई भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। तो आपको पंजाब वाले पार्ट में क्या याद रखना है? 10 गुरुओं के नाम याद रखने हैं, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में याद रखना है, उन्होंने अमृतसर की ट्रीटी साइन की थी, और दिलीप सिंह के बारे में याद रखना है, चिलियावाला के बैटल के थ्रू, डलहौजी के थ्रू इन्हें हराया गया और पूरे पंजाब एम्पायर पर इनका शासन हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध के बारे में याद रखना है। सबाराव बैटल हुई थी पहले आंग्ल सिख युद्ध में, लाहौर ट्रीटी साइन हुई और भैरोवल की ट्रीटी साइन हुई। सेकंड आंग्ल सिख युद्ध में क्या हुआ? चिलियावाला बैटल, गुजरात बैटल, जिसे हम तोपों का युद्ध भी कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अवध की, और अवध से रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की ट्रीटी किस युद्ध के बाद में की गई थी? इलाहाबाद की ट्रीटी कौन से युद्ध के बाद में की गई थी? देखिए, अवध जो है वो कन्नौज से लेकर कर्मनाशा नदी तक फैला था। कुल मिलाकर 7 नवाब रहे हैं, जिनमें से कुछ नवाब हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहले नवाब हैं वो है सआदत अली खान। सआदत अली खान जो है वो फाउंडर माने जाते हैं अवध एम्पायर के। सआदत अली खान को बुरहान उल मुल्क का टाइटल भी दिया गया है। इन्होंने अपनी कैपिटल फैजाबाद में बनाई थी। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। फाउंडर अवध के कौन है? सआदत अली खान, इन्हें बुरहान उल मुल्क का टाइटल मिला है, और फैजाबाद इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट नवाब रहे हैं वो है सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला
पानीपत के तीसरे बैटल में इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो याद रखना है, पानीपत का तीसरा बैटल जो कि 1761 में हुआ था, उसमें अहमद शाह अब्दाली की मदद करने वाले कौन थे? शुजाउद्दौला। साथ ही साथ में आपको याद रखना है कि बक्सर का बैटल 1764 में शुजाउद्दौला के टाइम पर ही लड़ा गया था। और इसके एंड में क्या हुआ? इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई थी 1765 में। तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि बक्सर का बैटल 1764 में हुआ और उसके ही बाद में इलाहाबाद की ट्रीटी 1765 में साइन की गई थी। फिर आपको याद रखना है अगले नवाब के बारे में, वो है असफुद्दौला। असफुद्दौला ने अपनी कैपिटल लखनऊ को बनाया और साथ ही साथ में इन्होंने इमामवाड़ा बनवाया था लखनऊ में। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, लखनऊ कैपिटल थी और इमामवाड़ा बनवाया था इन्होंने लखनऊ में। उसके बाद में जो अगले नवाब बने वो थे शहादत अली खान द्वितीय। शहादत अली खान द्वितीय सब्सिडरी अलायंस पे साइन करने वाले बने और इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि पर साइन किया। फिर उसके बाद में अगले आए शहादत अली खान, फिर गाजी उद्दीन अली शाह, फिर आए वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के साथ में ही अवध एम्पायर का एंड होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया? सब्सिडरी अलायंस का इन्हें पहले पार्ट बनाया और उसके बाद में इन पे लगा दिया कुशासन का आरोप कि ये शासन सही से नहीं चला रहे हैं। और इसी के साथ में 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया? अवध को अपने में मिला लिया और इसी वजह से सैन्य विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आगे जाकर होगा। आपको अवध वाले पार्ट में क्या याद रखना है? शहादत अली खान के बारे में, जो कि फाउंडर माने जाते हैं अवध के। टाइटल मिला था बुरहानुल मुल्क का, फैजाबाद इनकी कैपिटल थी। ठीक है। शुजाउद्दौला पानीपत के तीसरे युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली की मदद की थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई। फिर आए असफुद्दौला जिन्होंने अपनी कैपिटल लखनऊ बनाई, इमामवाड़ा बनवाया। शहादत अली खान जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस पर साइन किए। फिर उसके बाद में वाजिद अली शाह जिन पर कुशासन का आरोप लगा और अंग्रेजों ने क्या किया? इन्होंने अपने में अवध को मिला लिया और इस तरह से सैन्य विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होगी। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ में हम आने वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश पॉलिसीज और उनका इंपैक्ट इंडिया पर, यूनिट 3 में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।